हेलो एवरीवन, आई एम पायल चौरसिया। वेलकम टू रोड टू डिफेंस। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कौन सा टॉपिक, फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने जो अब तक 3 से 4 अपने लेक्चर्स में देखा है उसको पहले सम अप कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ हमें पढ़ लेना, रट लेना ही काफ़ी नहीं होता है एग्जाम के लिए। हमें कनेक्ट करना, चैप्टर्स को, सभी इवेंट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं अभी आपको सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा होगा, इसलिए मैं सब कुछ कनेक्ट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रो देखा था, अभी इंट्रो को साइड में रखते हैं। उसके बाद हमने देखा फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का राजा कैसे बना था। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। लुई 16 राजा कब बना था? 1774 में। ठीक है, लुई 16 राजा कब बना था? 1774 में। लुई 16 जब राजा बना था तो हमने देखा था जो उसका ट्रेजर था, ट्रेजर खाली था। उसका जो खजाना, एक तरह से कह लें खजाना जो था खाली था। खजाना खाली क्यों हुआ था, उसका ट्रेजर एम्प्टी क्यों था, उसके रीजन्स भी मैंने आपको बताए थे कि उसका खजाना खाली क्यों था। वॉर्स की वजह से, कुछ उसको शान और शौकत बनाए रखनी थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, आर्मी को, ऑफिशियल्स को, सबको उसको सैलरी वगैरह देनी थी। इस वजह से जो उसका खजाना था वो खाली था। एंड उसका खजाना खाली था तो उसने क्या सोचा था, वो टैक्स बढ़ाएगा। टैक्स किस पे लगता था? सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट पे। थर्ड एस्टेट पे टैक्स लगता था। इसका मतलब सोसाइटी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। क्लर्जी, नॉबिलिटी एंड देन थर्ड एस्टेट में जो है नीचे सो कॉल्ड नीचे तबके के लोग आते थे। उसके बाद हमने देखा कि राजा ने तो सोच लिया जो वो टैक्सेस है वो बढ़ा देगा। टैक्सेस कौन देता था? सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट देता था। उस पर भी 2 तरीके के टैक्स लगे थे, टिथिस और टेल्स। 2 टैक्स लगे थे। एंड देन जो थर्ड एस्टेट था, उसके बाद हमने देखा कि थर्ड एस्टेट की जो हालत थी थोड़ी ख़राब हो गई। द स्ट्रगल टू सर्वाइव वाला टॉपिक पढ़ा, जहाँ लोगों को अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, वो वाला टॉपिक देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो थर्ड एस्टेट है, थर्ड एस्टेट में से भी एक ग्रुप जो है प्रॉस्पिरियस और एजुकेटेड हो गया, जिसका नाम दिया हमने मिडिल क्लास। मिडिल क्लास उभर के आई। हमने देखा जो मिडिल क्लास उभर के आई, राजा ने तय कर लिया था कि उसको टैक्सेस बढ़ाने हैं। तो राजा ने क्या किया, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें से उसने ये प्रस्ताव रखा कि अब टैक्स बढ़ाएंगे। क्लर्जी और नॉबिलिटी को टैक्स देने नहीं थे, थर्ड एस्टेट को टैक्स देने थे। क्लर्जी, उस जो एस्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी और अब दोबारा मीटिंग हुई। ठीक है। तो क्लर्जी से 300 लोग आए थे। नौ फर्स्ट एस्टेट से 300, सेकंड एस्टेट से 300 लोग आए थे एंड थर्ड एस्टेट से टोटल 600 लोग आए थे। ठीक है। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट तो राजी हो गए थे, तो राजा की बात में हाँ में हाँ मिला थे कि हाँ टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि उन दोनों को तो देने ही नहीं थे, थर्ड एस्टेट को देने थे। तो उन दोनों ने कहा कि हाँ चलो टैक्स बढ़ा दो। लेकिन थर्ड एस्टेट इस बात से राजी नहीं था, क्योंकि थर्ड एस्टेट से भी मिडिल क्लास जो प्रॉस्पिरियस और एजुकेटेड लोग थे वही लोग आए थे, लॉयर्स, प्रोफेशनल वगैरह। वो उन लोगों ने मना कर दिया कि वही लोग क्यों टैक्स दे, वही लोग, सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्यों टैक्स दे। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। थर्ड एस्टेट के लोगों ने, थर्ड एस्टेट में से भी जो मिडिल क्लास आई थी। अब तो राजा ने कहा कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और थर्ड एस्टेट ने ये भी डिमांड करी थी कि जो 1 मैन 1 वोट हो, सभी के लिए 1 मैन 1 वोट हो। वहाँ पे कैसा सिस्टम चला रहा था, 1 एस्टेट 1 वोट का। तो थर्ड एस्टेट ने कि मिडिल क्लास लोगों ने मांग करी कि 1 मैन 1 वोट हो। ठीक है। तो राजा ने मना कर दिया। अब राजा भी अहंकार में, उसको भी घमंड है, वो कैसे थर्ड एस्टेट की नीचे तबके के लोगों की, सो कॉल्ड नीचे तबके के लोगों की बात मान ले। तो जो थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, मिडिल क्लास जो थी, वो नेशनल असेंबली नहीं, एस्टेट जनरल की जो मीटिंग है उसको छोड़ के वर्साइल्स के टेनिस के कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। टेनिस के कोर्ट में क्यों इकट्ठा होते हैं? टेनिस खेलने के लिए नहीं, टेनिस खेलने के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं। वो टेनिस कोर्ट में इसलिए इकट्ठा होते हैं कि वहाँ पे वो एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। एक तरफ नेशनल असेंबली चल रही होती है, एक तरफ नेशनल असेंबली जो है बन रही होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि हमने दूसरी तरफ देखा, हमने 14 जुलाई 1789 का इवेंट होता है। लोगों को जो है प्राइसेस बहुत बढ़ गए होते हैं, डिमांड बढ़ गई होती है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता है। उसी के साथ साथ विंटर में, सर्दियों के सीज़न में सारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है। तो जो नेशनल असेंबली होती है ना, तो नेशनल असेंबली को राजा देखता है कि इतना सब कुछ चल रहा है फ्रांस में, इतना सब कुछ, मतलब हालत ख़राब हो रखी है। तो राजा भी कहता है कि चलो नेशनल असेंबली को 1789 में स्वीकार कर लेता है। कब? 1789 में स्वीकार कर लेता है। नेशनल असेंबली जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बनाती है, जिनमें कुछ नियम कानून लिखे होते हैं। 1789 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है और जाके 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। राजा ने नेशनल असेंबली को भी स्वीकार कर लिया था एंड देन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब तैयार होता है? 1791 में। ठीक है। नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है ना, उसका जैसे हमने पढ़ा, फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है जो मोनार्क मतलब राजा तो है, हम राजा को उठा के नहीं फेंक रहे, राजा अपनी गद्दी पे ही बैठा रहेगा, राजा है, ठीक है। लेकिन राजा की गोदी में अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया, संविधान रख लिया, लो जी अब इसके हिसाब से चलो। तो नेशनल असेंबली जो बनी है वो तुम्हारे काम पर जो है नज़र रखेगी।
ठीक है। अब नेशनल असेंबली कब बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1791 में। 1789 में काम शुरू हो गया था ना, मतलब संविधान बनना शुरू हो गया था हमारा। थोड़ा लेकिन टाइम लगता है, 2 से 3 साल। हमारे इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी बनने में टाइम लगा था। तो 1791 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। उसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन मोटिव कह लो, एम कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। जो राजा था लुई 16 या फिर कोई और भी राजा आता तो उसकी जो पावर्स है ना, उन पावर्स को लिमिट करना मेन ऑब्जेक्टिव था उस कॉन्स्टिट्यूशन का। मेन ऑब्जेक्टिव तो था उस राजा की जो पावर से लिमिट करना, और मतलब ये जो सारी शक्तियाँ हैं, सारी पावर्स हैं, पूरे देश को, पूरे राज्य को संभालने की जो शक्तियाँ हैं वो किसी एक इंसान के हाथ में ना रहें, कलेक्टिवली सभी लोग मिलकर डिसीजन ले, ये था मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सभी लोग में भी वुमेन्स और छोटे फार्मर्स वगैरह नहीं आते थे, ये भी पूरी डेमोक्रेटिक नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है, राजा है बस, राजा तो बैठा हुआ अपनी सीट पे, अपने मतलब आराम से राजा अपनी गद्दी पे बैठा हुआ, लेकिन बस उसने उसको कॉन्स्टिट्यूशन उसके हाथ में पकड़ा दिया है। अब जो नेशनल असेंबली थी उसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव, लाइक ये ना आपसे जो है 1 मार्कर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेशनल असेंबली, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्की। क्योंकि जो 1 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो कहीं से भी आ सकते हैं। बस आई वांट टू क्लियर ऑल, मतलब छोटे से लेकर बड़े टॉपिक तो मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अभी नेशनल असेंबली में भी 3 चीज़ें बनी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम था, लेजिस्लेचर का काम था कानून को बनाना, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम था लॉ को जो है लागू करना। जुडिशरी का काम था जो है कानून बने उन सब की देख रेख करना, वो सब कानून जो है उनकी देख रेख करना, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ मतलब देख रेख करना जुडिशरी का काम था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये जो है ये आइडियाज़ ना ये फिलोसफर से ही आए थे। ये जो है ये फिलोसफर्स, अब कौन से फिलोसफर्स ने ऐसे ये आइडिया दिया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड देन इसके बाद जो है इन तीनों के जो मेंबर्स होते थे ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे। इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे तो मतलब वो है इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब वो, मतलब जो जनता होती थी ना, जो सिटीजन्स होते थे वो लोग वोट करके वो लोग इलेक्ट करते थे। इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे एंड आफ्टर दैट वोटिंग होती थी। अब वोटिंग जो राइट टू वोट था वो किस किस के पास था, तो एक वर्ड में आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन क्या होता है और पैसिव सिटीजन क्या होता है। एक्टिव सिटीजन जो फ्रांस के लोग थे ना, एक्टिव सिटीजन वो लोग थे सबसे पहले जिन लोगों के पास मतलब मैन, वुमेंस को तो रखा ही नहीं गया एक्टिव सिटीजन में, मैन को रखा गया, वो भी अमीर, मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात कर दी कि जिन लोगों के पास बहुत सारा खेत है, बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, उन लोगों को रखा गया एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन में कौन थे, वुमेन्स थी, चिल्ड्रंस थे, और जो लोग बहुत कम पैसे कमाते हैं, सो कॉल्ड जो लोग गरीब होते हैं, उन लोगों को रखा गया पैसिव सिटीजन में। ओके। राइट टू वोट किसके पास था, राइट टू वोट सभी के पास नहीं था। 25 जो लोग 25 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा थी ना, वो लोग जो है वोट देकर वो इलेक्ट कर सकते थे मेंबर। वो लोग कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते, फिर वो मेंबर्स जो है ना वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड नेशनल असेंबली के मेंबर्स को देन इलेक्ट करते। और जो उन लोगों को राइट टू वोट था जो टैक्स पे करते थे, 3 दिन की लेबर से ज़्यादा का टैक्स जो सरकार को पे करते थे, उन लोगों को राइट टू वोट था। मतलब अभी मैंने बताया ना, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात बना दी। फिर एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं वो मैंने बता दिया, जो मैन्स होते हैं एंड मैन, और जो भी अमीर, बहुत पैसे वाले या बहुत ज़्यादा ज़मीन वाले जो इंसान थे, उन लोगों को एक्टिव सिटीजन में रखा गया। ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कौन कौन से राइट्स दिए गए वो पढ़ लेते हैं। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स ऑफ मैन, वुमेन नहीं है, वुमेन कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारे पास हमारी बुक में इसके मतलब 1-2 टॉपिक्स के बाद एक सेपरेट टॉपिक है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। वुमेन के बारे में उसमें एक सेपरेट हमारा टॉपिक दिया हुआ है, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। वुमेन्स देखो कहीं भी नहीं है, वुमेन्स को भी पैसिव सिटीजन में रखा गया, एक्टिव सिटीजन में नहीं। और सिर्फ वोट देने का अधिकार एक्टिव सिटीजन को था, पैसिव को नहीं। राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है, ये जो हमारा उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, उसमें राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। सेकंड था राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब जो थे ना उनको नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स कहा गया। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स मतलब नेचुरल मतलब ये राइट्स आपको बाय बर्थ ही मिल जाएंगे। इनएलिएनेबल मतलब इन राइट्स को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए इनएलिएनेबल राइट्स। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब राजा रहेगा, उसके बाद राजा के पास कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा।
फिर नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया था 1791 में, 1789 में राजा ने स्वीकार कर लिया था नेशनल असेंबली को। उसके बाद कौन कौन से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपकी जो बुक है ना उसमें एक सेपरेट डायग्राम है, उस आप साइड में एक फ्लो चार्ट सा बना के दिया है बीच में ही, आप उसमें देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। इनके जो मेंबर थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। इलेक्ट किया कैसे किया जाता था, वोट देना पड़ता था। वोट देने का अधिकार किस किस को था, 25 ईयर्स जिनकी उम्र जो 25 साल से ज़्यादा होती थी वो, एंड देन जो टैक्सेस पे करते थे वो। उसके बाद है एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसके बाद ये जो संविधान में है ये हम कुछ राइट्स जो है दिए गए थे, राइट्स ऑफ मैन वुमेन। अगर आपके MCQs में आया तो उसको आपको क्रॉस करना है, ओके। ओनली राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसके बाद है राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे क्या थे, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। नेचुरल मतलब बाय बर्थ आपको मिल जाएंगे, इनएलिएनेबल मतलब इन राइट्स को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच।